हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। यानी कि हमें इस ड्राइंग में जो नेटवर्क दिखाया गया है तो उस नेटवर्क की सारी ब्रांचेस में से पास होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले अगर इस नेटवर्क को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो नेटवर्क है वो विस्टम ब्रिज टाइप का नेटवर्क है, क्योंकि विस्टम ब्रिज की कंडीशन हुआ करती थी कि उसमें 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। तो इन दिस केस वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब नोट कर लीजिए R1, R2, R3, R4 एंड I5। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस है। अब ये जो विस्टम ब्रिज होते थे बच्चों उसकी 2 कंडीशंस हुआ करती थी। ठीक है, पहली कंडीशंस ये थी कि उसके जिन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, डी पॉइंट्स नोट कर देता हूँ। ठीक है, ये डी पॉइंट्स है। कंडीशंस हुआ करती थी कि इसके जो 2 पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर होता है या तो कोई रेजिस्टेंस होता है, उसके सिवा के 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन हुआ करती थी बच्चों कि यहाँ पे अगर विस्टम ब्रिज की एक कंडीशन है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया जाता है तो एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज रेजिस्टेंस होता है उसमें से कोई करंट सप्लाई होती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 एंड ये हो गया R4। राइट बच्चों, अब नोट करिए R1/R2 तो 10/5 यानी 2। R1/R2 की वैल्यू हमें मिलेगी 2। साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ पे देखें R3/R4 तो R3/R4 की वैल्यू मिल रही है 1/2। मतलब कि ये जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विस्टम ब्रिज है वो एक अनस्टेबल विस्टम ब्रिज का एग्जाम्पल है बच्चों। अगर ये स्टेबल विस्टम ब्रिज होता तो यहाँ से मतलब ये जो ब्रिज रेजिस्टेंस होता है वहाँ से कोई करंट पास नहीं होता। ठीक है, तो ये अनस्टेबल विस्टम ब्रिज होने के कारण क्या होगा कि ये जो ब्रिज रेजिस्टेंस है उसमें से भी करंट पास होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बैटरी से। तो मान लेते हैं कि सपोज इस बैटरी में से करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है I। ठीक है, अब ये करंट जो है वो कहाँ पहुँचा, तो यहाँ से पास होते होते वो पहुँच गया करंट जंक्शन A पे। ठीक है, अब जंक्शन ए पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, एक AB दूसरी है AD। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि AB ब्रांच में करंट गया है I1 और AD ब्रांच में करंट गया I2। राइट बच्चों, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। राइट, समझ में आया आप लोगों को, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I। अब होगा यूँ कि ये जो I1 करंट है वो जाएगा A से B तक। अब B जंक्शन पे पहुंचेगा तो वापस से उसके पास 2 पॉइंट्स आए, 2 ब्रांचेस आए। तो अब ये करंट जो है वो क्या होगा, वापस डिवाइड होगा। तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि इस BD ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो है I3। राइट, BD ब्रांच में करंट आ रहा है वो है I3। तो आप नोट कर सकते हो बच्चों कि यहाँ पे BC ब्रांच में करंट होगा I1 माइनस I3। ठीक है बच्चों, ये कैसे हुआ देखिए, यहाँ से टोटल करंट आया था I1, उसमें से I3 करंट चला गया, तो अब हमारे पास बच गया I1 माइनस I3। और अगर हम D जंक्शन पे बात करेंगे तो यहाँ से देखिए BC ब्रांच में से I3 करंट आ रहा था, AD ब्रांच में से I2 करंट आ रहा था। तो यहाँ पे टोटल बन गया करंट I2 प्लस I3। राइट, अब I2 प्लस I3 यहाँ गया, I1 माइनस I3 यहाँ आया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि करंट मिल गया I1 प्लस I2। और जैसे कि हमें पता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू होता था I। तो ये जो I करंट है वो वापस नेगेटिव टर्मिनल्स में एंटर हो रहा है। मतलब कि हमारा जो यहाँ पे सर्किट हमने कनेक्ट की है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जितना करंट बैटरी में से इंड्यूस हो रहा था उतना ही करंट रिटर्न बैक भी हो रहा है। राइट बच्चों, चलिए तो अब हमें क्या करना है, इस सर्किट की सारी ब्रांचेस में से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई, एक हो गई AB,
BC, CD, DB या तो BD कह सकते हो और उसे कह सकते हैं AD। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 ब्रांचेस हो गई और उसमें से हमने जो करंट पास हो रहे वो भी इस ड्राइंग में दिखा दिए हैं। बट अब हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, और जैसे हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें सारे ब्रांचेस में से पास होने वाले करंट मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे यानी कि KVL यूज करेंगे। बट हम जानते हैं कि KVL को यूज करने के लिए हमें कोई एक क्लोज लूप लेना जरूरी है। तो हम यहाँ पे पहला क्लोज लूप लेते हैं A, B, D और A। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये क्लोज लूप A, B, D और A। ठीक है, और हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ठीक है, ट्रैवल करेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं बाय KVL इन लूप ABDA। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए भाई KVL रूल्स अप्लाई करना तो हमें अच्छे से आता है, हमने एग्जाम्पल में भी सीख लिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। KVL रूल क्या कहता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको नेगेटिव पोटेंशियल कंसिडर करना है, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल कंसिडर करना है। अगर आपके रास्ते में कोई बैटरी आती है और अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आए तो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल कंसिडर करना है और पॉजिटिव टर्मिनल आए तो नेगेटिव पोटेंशियल कंसिडर करना है। राइट बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से, मतलब कि जंक्शन A से B की ओर। तो A से B की ओर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन के लिए बच्चों हम यूज़ करेंगे माइनस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 10 ओहम, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया -10I1। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, B से D की ओर करंट की डायरेक्शन, करंट है I3, रेजिस्टेंस है 5, तो ये हो गया -5I3। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब जाएंगे हम D से A की ओर, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हो जाएगा प्लस, रेजिस्टेंस 5, करंट I2, तो ये आ गया +5I2 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ से हम 5 को कॉमन निकाल के हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2I1 -I3 +I2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2I1 इज इक्वल टू I2 -I3। राइट, समझ में आया आपको हमने क्या किया, ये जो 2I1 था वो माइनस था, उसको हम इक्वल टू के सामने की साइड ले गए तो प्लस हो गया, तो 2I1 इज इक्वल टू I2 -I3। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। राइट बच्चों, काफ़ी इजी था। आगे चलते हैं, अब हम एक और क्लोज लूप लेते हैं। अब कौन सी क्लोज लूप लेंगे भाई हम, B C D B। ठीक है बच्चों, हम ये क्लोज लूप लेंगे और इस पाथ पे मोशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, B से C की ओर चलते हैं। ठीक है, B से C की ओर क्या हो रहा है बच्चों, करंट की डायरेक्शन में है तो हम माइनस लेंगे, तो -5I1 -I3। राइट बच्चों, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर हम प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा +10 × I2 +I3। अब चलते हैं D से B की ओर, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, तो करंट है I3, रेजिस्टेंस है 5, तो ये हो जाएगा +5I3 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया I1 +5I3 +10I2 +10I3 +5I3 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, ध्यान दीजिए, -5I1 अकेला है तो मैं उसे लिख देता हूँ -5I1। ठीक है, I2 वाला आप देख लेते, I2 कितना है, +10I2। ठीक है, अब देखिए 5I3 +10 यानी 15 +5 यानी ये हो गया 20I3 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए इस इक्वेशन में भी 5 कॉमन निकल सकता है, निकाल लेंगे तो -i1 प्लस 2i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। और अगर i1 को हम उस साइड लेके गए तो i1 इज इक्वल टू 2i2 प्लस 4i3। ठीक है बच्चों, ये मिला फॉर्मूला i1 का। बट अगर हमें इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करना हो तो ये फॉर्मूला देखिए बच्चों किसका है, 2i1 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा 2i1 का। तो 2i1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8i3। राइट, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की कंपैरिजन लेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर कर दीजिए। तो i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 4i2 प्लस 8i3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। राइट, ध्यान दीजिएगा, मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए i2 जो है वो प्लस है, इस तरफ गया तो क्या होगा, माइनस। तो i2 माइनस हो जाएगा, 4i2 माइनस i2 यानी ये बच जाएगा 3i2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये i3 जो है 8i3 प्लस है, इस तरफ गया तो माइनस, तो माइनस i3 माइनस 8 तो ये हो जाएगा माइनस 9i3। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि i2 इज इक्वल टू माइनस 3i3। ठीक है बच्चों, ये मुझे मिल गई i2 की वैल्यू। और अगर इस i2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और नोट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, 2i1 इज इक्वल टू i2 की जगह माइनस 3i3 माइनस i3, तो 2i1 इज इक्वल टू माइनस 4i3, इट मीन्स i1 इज इक्वल टू माइनस 2i3। राइट बच्चों, तो ये आ गया i1। राइट, तो इन दिस केस बच्चों हमने क्या कर लिया कि i2 का फॉर्मेशंस निकाल लिया विथ फंक्शन ऑफ i3, i1 की भी वैल्यू निकाल ली विथ फंक्शन ऑफ i3। तो हमें यहाँ पे i1 मिल गया माइनस 2i3, i2 भी मिल गया माइनस 3i3, बट अभी भी हमें उसके वैल्यू नहीं मिले। अब वैल्यू मिलने के लिए क्या चाहिए, तो कि भाई हमारे पास कितनी अनडिफाइंड क्वांटिटीज़ थी, 3, i1 i2 i3, तो उसके लिए फॉर्मूलाज भी कितने होने चाहिए, 3। तो यहाँ पे देखिए हमें एक फॉर्मूला मिला, दूसरा मिला, अभी हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तीसरे फॉर्मूले के लिए एक तीसरी लूप को पसंद करेंगे। और यहाँ पे हम लूप पसंद करने वाले हैं ए, डी, सी और फिर बैटरी में से होते हुए ए। ठीक है बच्चों, हम इस सर्किट को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना होगा। तो जल्दी से आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो दूसरा ऑप्शन है कि स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, और हो सकता है कि हमें थोड़े पेज इधर उधर भी करने पड़ेंगे। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए। तो अब हम लूप ले रहे ए, डी, सी, फिर बैटरी में से होके ए, और वहाँ पे हम KVL यूज़ करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे नोट करेंगे, बाय KVL इन लूप ए, डी, सी, बैटरी के लिए V यूज़ करेंगे और वापस आ जाएंगे A पर। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों, हमने यहाँ से ये लूप ले ली है। राइट, चलिए अब KVL यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस कितना 5, करंट है i2, करंट की डायरेक्शन तो माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस 10, i2 प्लस i3, करंट की डायरेक्शन तो ये भी माइनस। फिर हम पहुँचने वाले बैटरी पर, तो बैटरी का जो टर्मिनल आ रहा है वो है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस। फिर करंट की डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पे ये करंट है I और रेजिस्टेंस है 10। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें नोट कर देते हैं। पहले रेजिस्टेंस था 5, करंट था i2 तो माइनस 5i2, फिर माइनस 10 i2 प्लस i3 बच्चों,
फिर आया बैटरी तो पॉजिटिव 10, फिर आया था करंट की डायरेक्शन में यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस था 10I इज इक्वल टू 0 था। राइट बच्चों, अच्छे से याद है हमें। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो -10I2 -10I3 प्लस 10 -10। अब देखो बच्चों I इज इक्वल टू क्या था भाई, I1 प्लस I2, याद है ना आपको, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हो जाएगा -5I2 -10I2 -10I3 प्लस 10 -10I1 -10I2। राइट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबको लेते, पहले I1 वाला लेते। तो यहाँ पे है -10I1, ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया। फिर I2 देखिए, -5 और -10 -15, फिर -10, तो ये हो गया -25I2। और फिर अगर I3 वाला लेते हैं तो यहाँ पे आएगा -10I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बच्चों, ये सब माइनस है, अगर इक्वल टू के सामने गया तो ये हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पे लेंगे 10I1 प्लस 25I2 प्लस 10I3 इज इक्वल टू 10। बट बच्चों याद है, अभी तो हमने देखा था, देखिए यहाँ पे रहा I1 इज इक्वल टू क्या था, -2I3, I2 इज इक्वल टू -3I3। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं -2I3 प्लस 25 इंटू -3I3 प्लस 10I3 इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 10। ये बचेगा -20I3 -75I3, ठीक है ना, 25 इंटू 3 75 प्लस 10I3 इज इक्वल टू आया 10। ठीक है, चलो अब क्या होगा, -20 -75, ठीक है, दोनों अटैच हो जाएंगे। तो ये हो गया -95 प्लस 10, तो ये हो गया -85I3 इज इक्वल टू 10। तो I3 इज इक्वल टू 10/-10/85। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं। तो आपको पता है 5 इंटू 2 यानी 10 और 17 होगा, ठीक है ना। ओके, करेक्ट है, 17 होगा। तो ये मिल गई मुझे I3 की वैल्यू। और ये जो माइनस सिंबल है बटा, वो दिखाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो हमने I3 की एक्चुअल डायरेक्शन ली होगी उससे थोड़ी ऑपोजिट डायरेक्शंस होगी, क्योंकि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी माइनस नहीं हो सकता। ये जो माइनस सिंबल है वो डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और जैसे हमें I3 मिल जाएगा बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I1 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि I1 इज इक्वल टू क्या था, -2I3। चलिए फटाफट वैल्यू रख दीजिए। तो I3 की वैल्यू मिली थी हमें -2/17, तो ये आ जाएगा 4/17 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट I2 की वैल्यू भी हम ढूंढ सकते हैं। I2 इज इक्वल टू -3I3 था, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -2/17, तो ये हो जाएगा 6/17 एम्पियर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमें क्या हो गया, I1 I2 I3 तीनों की वैल्यूज मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करना था करंट। तो करंट हम डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। देखिए AB ब्रांचेस के लिए करंट कितना है, I1, AD के लिए I2, BC के लिए I1 - I3 और CD के लिए I2 + I3 और BD के लिए है I3, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 ब्रांच AB, ठीक है। तो AB में करंट कितना था, I1, तो वो तो हमने लिख दिया 4/17 एम्पियर, ठीक है, इजीली हो गया। ओके, फिर हम बात करेंगे 4 ब्रांच AD में कितना था भाई, I2, तो वहाँ पे हमने लिख दिया 6/17 एम्पियर, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सी बची, 4 ब्रांच BC। अब BC में करंट कितना था बच्चों, I2 - I3 था, ठीक है, I2 - I3। अब देखिए I2 - I3 कितना होगा, I2 कितना है 6/17, उसमें से -2। अब देखिए ये जो
नेगेटिव सिंबल है वो मैंने बता दिया आपको, डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नीट्यूड माइनस करना है। तो 6 - 2 यानी ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 4 ब्रांच BC हो गई, अब बची है CD। तो वहाँ पे था करंट I2 + I3 और यहाँ पे मुझे लगता है I1 - I3 था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, I2 + I3 के लिए हम क्या करेंगे, I2 ये रहा 6 + 2 ये हो जाएगा 8/17 एम्पियर। और अब बची 4 BD के लिए तो डायरेक्टली I3 हम लिख सकते हैं 2/17 एम्पियर। राइट बच्चों, तो ये हमने डिराइव कर लिए सारे ब्रांचेस में से पास होने वाले करंट। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 के साथ। थैंक यू।